हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नाम है उसका बायोडाइवर्सिटी। यानी जैव विविधता। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। जीवों में किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है? जैसा कि हम देखते हैं कि सृष्टि के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जो है वो एक ही प्रकार के जीव जंतु नहीं, बल्कि अनेक अनोक यानी करोड़ों प्रकार के जो जातियां पाई जाती है, कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन जीव जातों का किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो जीवन यापन होता है, किस प्रकार से ये एक दूसरे के सहयोग से या आवश्यकता के अनुसार जो है वो कार्य करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता या क्या किसी सृष्टि के ऊपर जीवों की विविधता होना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बनता है, और इसका आंसर है कि निश्चित रूप से सृष्टि की को जो है वो बनाए रखने के लिए जीवों में विविधताएं होनी जरूरी है, यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जानी जरूरी है। जिस सृष्टि के अंदर या जिस वातावरण के अंदर जितनी अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, जैव विविधता पाई जाएगी, हम मान सकते हैं कि वो सृष्टि उतनी ही स्थायी होगी। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले जो है ये इस शब्द का प्रयोग, जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग है, वो करने वाले थे वोल्डर वोल्डर जी रोसेन। वोल्डर जी रोसेन सबसे पहले जो है इस बायोडाइवर्सिटी या जो जैव विविधता शब्द है, इसको काम में लेने वाले ये वैज्ञानिक थे। इसका मतलब जो होता है, जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाई जाने वाली विविधता। हम हल्की सी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। यानी हम ये देखते हैं कि इस सृष्टि के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, वो सभी एक ही प्रकार के नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार के हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ अगर हम जीवों की बातचीत करें तो जीव जंतु भी बहुत सारे हैं, छोटे और बड़े, जिसमें सूक्ष्म जीव भी शामिल है। इसके अलावा पादप भी है, और पादपों में भी बहुत सारी जो जातियाँ या पाई जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कवक है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, अन्य प्रकार के जो ये सारे। तो ये किसी भी सृष्टि के अंदर या किसी भी पृथ्वी के ऊपर ये पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं, और जितने अधिक ये पाए जाते हैं वो सृष्टि उतनी ही जो है वो स्थायी होती है। तो ये हमने एक केवल समझने के लिए हमने ये देख लिया है, यहाँ लिख लिया है कि जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहलाती है। अब यहाँ हम इसके डेफिनेशन की बातचीत करें, परिभाषा की बातचीत करते हैं। देखो, इसकी परिभाषा सबसे पहले कब आई? अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, जहाँ शायद ओलंपिक गेम भी हुए थे, रियो डी जेनेरिया रियो डी जेनेरियो, या ये इसको अपने ये कह सकते हैं, ये शायद ब्राजील के अंदर है। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन निकल के आई थी वो रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनो के द्वारा ये आयोजित करवाया गया था। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी गई थी। अर्थ सम्मेलन, या इसको अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये एक अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर जो है वो आयोजित किया गया था, जहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई। वहां पर जो डेफिनेशन या इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया वह है कि सबसे पहले अपन देखते हैं, वातावरण में पाई जाने वाली क्या विभिन्नताएं, यानी वातावरण में पाई जाने वाले सजीवों की प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वातावरण में पाए जाने वाले सजीवों की प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर अपन देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले समस्त सजीवों को
में पाए जाने वाले सभी सजीवों को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधताओं के नाम से जाना जाता है। तो ये हम अपने अपने हिसाब से जो है डेफिनेशन ले सकते हैं। इसका मतलब जो है वो सारा एक ही होता है, या हम इसको कहें अगर और यदि हम इसको स्पष्ट रूप से, क्योंकि जैसे आप कॉलेज वगैरह में जब इसका आंसर लिखेंगे, हाँ हो सकता है कि कंपटीशन टेस्ट के लिए आपके पास ये छोटी वाली डेफिनेशन चल जाए, लेकिन आपको जब कॉलेज में या कहीं रिटर्न में जब एग्जाम देना होता है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उस डेफिनेशंस को अलग अलग प्रकार से डिफाइन करके या अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश करें। तो और हम इसके अगर डेफिनेशन लेना चाहें तो ये भी हो सकता है कि किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए, यहाँ देखो, किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पादप जंतुओं की, पादप व जंतुओं की। अब देखो पादपों के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, पादपों के अंदर वो सारे आ जाते हैं, जैसे हम ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, वो सारे, और जंतुओं के अंदर सूक्ष्म जीव और बड़े जीव सारे आ जाते हैं। तो हमने लिखा है सहयोग करते हुए पादप व जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की जो है वो जातियों का पाया जाना, यानी अनेक सूक्ष्म जीवों की अनेकानेक जातियों का पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी 1 2 3 डेफिनेशन से दे रखी है। यदि हम और इसके बारे में अगर देखना चाहिए तो सिंपल सी एक डेफिनेशन और हो सकती है कि जितने भी विश्व में पाए जाने वाले, विश्व में पाए जाने वाले जितने भी जो जीव जंतु है, सभी जीव जंतु व पादपों, जीव जंतुओं व पादपों का एक चीज और आपस में परस्पर सहयोग करते हुए है, पादपों का परस्पर सहयोग करते हुए, सहयोग करते हुए जीवन यापन करना बायोडाइवर्सिटीज कहलाता है। और ये जो डेफिनेशन हमने दी है मेरे ख्याल से काफ़ी जो है वो प्रॉपर या काफ़ी अधिक समझने के लिए काफ़ी अधिक जो है वो होगी। तो इस आधार पर हमने जो है वो डेफिनेशन दे दी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जीव जंतु जातियां पाई जाती है वो निश्चित रूप से एक कड़ी के रूप में, जैसे हमने इकोसिस्टम में पढ़ा है कि एक कड़ी के रूप में जो है जुड़ी हुई है। इसमें हम ये देख सकते हैं क्या कितनी जातियां पाई जा सकती है या इस पृथ्वी के ऊपर कितनी जातियां पाई गई है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जातियां जो है, जैसे कि 2004 के अंदर जो है वो IUCN ने जो बताई है वो संख्या अलग है, उसके बाद में अब संख्या जो बढ़ करके अलग आई है। अगर हम एक छोटी सी चीज ले तो ये अपन मान सकते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो, चलो, चींटियां की जातियां हैं, या हम देखते हैं कि जैसे फलों की जातियां हैं। हम कम से कम ये देख सकते हैं, जैसे आम आपने खाए होंगे, आम परस्पर जो है वो एक ही है लेकिन उनकी कई प्रकार की हजारों जातियां पाई जाती है। चावल आपने खाए होंगे तो चावल की हजारों जातियां पाई जाती है। तो ये अलग अलग, ये इसको हम किस्म के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक आंकलन के अनुसार चींटियों की लगभग 20,000 जातियां पाई जाती है। तो ये मायने रखता है चींटियों की 20,000 जातियां। अगर आप देखते हैं छोटा सा उदाहरण, और मछलियों की अकेले की 28,000 जातियां पाई जाती है। हम तो एक केवल एक मछली को मान सकते हैं कि ये मछली है, लेकिन मछलियों की भी ऐसा माना गया है कि लगभग लगभग 28,000 जातियां। एक छोटा जीव आपके पास है भ्रंग या बेटल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसकी लगभग 3 लाख जातियां पाई जाती है। तो ये अपने आप में काफी है इस चीज को समझाने के लिए कि इस पृथ्वी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी जो है काफी रूप से फैली हुई है। अगर हम यहाँ देखते हैं IUCN, एक ये नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखना, और अक्सर कंपटीशन टेस्ट में पूछा जाता है
IUCN क्या है? तो IUCN जो है वो जैव विविधता के लिए एक संस्था के रूप में काम करती है। इसका अगर हम फुल फॉर्म ले तो देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर I for international, U for union, C for conservation नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म नाम है। तो जो डेफिनेशन वगैरह इनकी संख्या वगैरह बताई है वो IUCN ने जो 2004 में जो बताई थी, 2004 के अंदर जो बताई थी कि कितनी यहाँ पर हम ये जो जातियाँ पाई जा सकती है, तो पृथ्वी के ऊपर लगभग 15 लाख जातियाँ बताई गई है। 15 लाख, जिसको अपन बोलते हैं 1.5 बिलियन, इतनी जातियां जो बताई गई है कि इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है वो लगभग 1.5 मिलियन जो है वो जंतु व पादप की जातियां पाई जाती है। तो ये काफी, हालांकि ये मैंने बताया 2004 के आंकड़े हैं। अब आपकी बुक्स में कई जगह जो मिलता है लगभग 15 लाख की जगह 17 लाख जातियां जो पाई जाती है, जिसको 1.7 मिलियन के नाम से अपन जान सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि एक पर्यावरण विज्ञ हुई है, जिसको अपन ये कह सकते हैं रॉबर्ट मे ने ये आंकड़े दिए। रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जाति विविधता है वो लगभग 70 लाख है टोटल। ये तो वो है जो आपके पास में अभी ज्ञात है 70 लाख, और 70 लाख का हो गया 7 मिलियन नहीं, तो 7 मिलियन जो है वो कुल जो है वो वैश्विक विविधता पाई जाती है, जिसमें से अपन ये कह सकते हैं कि 70% हो केवल और केवल जंतु है। कितने? 70% तो केवल और केवल जंतुओं की जातियां हैं। बाकी ये मान सकते हैं अपन 22% जो है वो पादपों की जातियां हैं, जिसके पादपों के अंदर आपके पास में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे फंजाइस आ सकते हैं, ब्रायोफाइट्स आ सकते हैं, इसके अलावा एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं बाकी जो है सूक्ष्म जीव वगैरह जैसे ये हो गया, बाकी 8% भी है। लेकिन क्या हम इन सारी 70 लाख जातियों का हम नामकरण कर चुके हैं या क्या सभी हमें पता है? तो ऐसा नहीं है। हमने केवल और केवल बहुत कम, अभी रॉबर्ट मे ने ये बताया है कि केवल और केवल हम 22% जो जीव है उनके बारे में खोज पाए हैं। बाकी के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि वो यहाँ पाई भी जाती है क्या। बहुत सारी जातियां तो ऐसी है जो आई और नष्ट भी हो गई, उसको हम पहचान भी नहीं पाए, उनका नामकरण भी नहीं कर पाए। तो ऐसा माना जाता है कि 70 लाख जो है उसमें से केवल और केवल हमने 15 लाख के बारे में अभी तो जातियां या इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। यहाँ हम बार बार ये पढ़ते हैं कि सबसे अधिक जो जीवों के बारे में है, कौन से जीव इस पृथ्वी के ऊपर या बायोडाइवर्सिटी के अंदर पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक हमने पढ़ा है कि आर्थ्रोपोडा जो संघ है, आर्थ्रोपोडा जिसमें आपके पास में उपांग युक्त जीव जंतु या कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो सबसे अधिक लगभग हम मानते हैं 3/4 भाग यानी 70% के आसपास लगभग है ये। तो ये तो केवल और केवल इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य। दूसरे नंबर पर अगर अपन देखें तो मोलस्का आ जाता है। मोलस्का यानी आर्थ्रोपोडा सबसे अधिक लगभग 70%, और फिर दूसरे नंबर पर जो है बड़ा संघ है वह है मोलस्का है। और बाकी जो जीव है वो भी यहाँ इसके अंदर जीव जंतुओं के अंदर ही पाए जाते हैं। अगर हम देखते हैं अभी जो ज्ञात है मेमेलिया यानी स्तनधारी जो प्राणी है मेमेलिया, उसकी संख्या भी जो आंकलित की गई है वो लगभग 4650 जातियां जो टोटल आंकलित की जा चुकी है। तो इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो ये मतलब फैली रूप के अंदर या बहुत अधिक संख्याओं के अंदर जो है ये पाई जाती है। जैव विविधता के क्षेत्र है।
यानी वो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा पाए जाने की संभावना होती है, या कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाए जाने का जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो हम जैव विविधता के क्षेत्र के अंदर यहाँ ये पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कौन से ऐसे कारक है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर ज़्यादा फैलती है, जीव जंतुओं की संख्या वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण में हम देखते हैं तो देखो दो फैक्टर अपने पास, दो ऐसे फैक्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी स्थान की बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए या उनको निर्धारित करने के लिए। सबसे पहला अगर इसमें अपना ये पॉइंट देते हैं तो सबसे पहला इसके अंदर है उच्च वर्षा। यानी जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वर्षा ज्यादा होती है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो अधिक पनपने की संभावनाएं होती है। और इसके साथ साथ दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है तापमान। यानी वे दोनों क्षेत्र जहां पर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और जो उच्च वर्षा, ये दोनों जो पॉइंट जो है ज्यादा पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जो है वो बायोडाइवर्सिटी अधिक प्रकार की पाई जाती है। वहां पर अधिक प्रकार की जीव जंतु की जातियां और वो अधिक संख्या के अंदर ये पाई जाती है। इसके अलावा भी और कुछ कारक ऐसे हैं जो निर्धारित करते हैं कि वहाँ जैव विविधताएं अधिक पाई जाती है। ये मुख्य रूप से दो कारक है। इसके अलावा और अगर अपन कारकों की बातचीत करें तो जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति, यानी ये भी मुख्य पॉइंट है जहां पर हम निर्धारित कर पाते हैं कि जहां पर भूमि अधिक उपजाऊ हो वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मोस्टली दुनिया के जितने भी बड़े अधिक जन घनत्व वाले जो शहर है, या भारत में भी जो उच्च घनत्व वाले शहर है, वो सारे किसी न किसी प्रकार की नदियों के तट पर या समुद्रों के तट के ऊपर जो बसे हैं। हम चाहे मुंबई की बातचीत करें, कलकत्ता की बातचीत करें, या दिल्ली की बातचीत करें, कानपुर की बातचीत करें, पटना की बातचीत करें, ये सारे वो क्षेत्र है जो किसी न किसी नदी के तट के ऊपर बसे हैं। और यहाँ की जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो अधिक है, और यहाँ पर जो है वो जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। तो वैसे ही बायोडाइवर्सिटी में जंतु और पादप उन्हीं स्थानों पर ज्यादा पाए जाएंगे जहां पर ये दोनों प्रकार के जो है पाए जाते हैं। यहाँ हम ये चीज देखते हैं कि मुख्य रूप से जैसे पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता जो दिवस है, दिवस वो है 22 मई को मनाया जाता है, और यूनो द्वारा एक दशक का भी जो निर्धारित किया गया है जैव विविधता दशक, ये है आपके पास 2011 से लेकर के 2020, यानी वर्तमान में जो दशक चल रहा है, वर्तमान में जो दशक चल रहा है वो यूनो द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी दशक के अंदर है वो सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हुई है, चाहे औद्योगिकरण की वजह से माने, चाहे बड़ी शहर बसाने के लिए माने, या अन्य किसी कृषि के लिए, या अन्य किसी जैसे हम जमीन कृषि करते हैं, या रोड बिछाते हैं, या विकास के जितने भी कार्य करते हैं उसके लिए जो है हम जमीन को साफ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो इफेक्ट होती है। तो यहाँ अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ये वो जगह है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ हम अब ये चर्चा करते हैं कि विश्व में या भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाने की संभावना होती है। तो यहाँ हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ मैं एक भारत का एक हल्का सा रफली डायग्राम बना रहा हूँ इंडिया का, सॉरी, ये एक रफली सा डायग्राम से यहाँ यदि हम देखते हैं तो देखिए ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये अरब सागर आपके यहाँ पर, और यहाँ से गुजरात से शुरू होता है, यहाँ से गुजरात वाला भाग, और यहाँ से लास्ट वाला अपन ये मानते हैं जैसे कन्याकुमारी या फिर मालाबार द्वीप समूह, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि अरब सागर से जो भी हवाएं जो उड़ती है, मानसूनी हवाएं जो उड़ती है, वो यहाँ जाकर के और जो है वो सबसे पहले बरसात कर देती है।
और यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वर्षा है और वो उसका घनत्व जो अधिक होता है, 200 mm या 200 mm से भी ज़्यादा यहाँ पर वर्षा का घनत्व होता है। तो ये वो केरल वाला भाग है, इसीलिए हम जानते हैं मुख्य रूप से कि हमारे पास जो मानसून है वो सबसे पहले केरल से ही शुरुआत होती है। और ये वाला भाग है, इसको हम दूसरे नाम से अगर जानना चाहें तो इसको अपन ये कह सकते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट वह क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक जनगण ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो वह पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बातचीत करें तो दूसरा जो क्षेत्र है वो आपके पास में यहाँ हिमालय क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये इसको अपन कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र। हिमालय जो क्षेत्र होता है यहाँ पर क्या कि हिमालय की पहाड़ियाँ वगैरह है, तो जो यहाँ से बच करके जो वायु जाती है, मानसूनी हवाएं वगैरह जाती है, वो यहाँ हिमालय की पहाड़ियों से टकरा करके हिमालय की पहाड़ी से टकरा कर यहाँ वर्षा कर देती है। वर्षा करने की वजह से यहाँ पर जैसे आपको पता है कि आसाम का जो चेरापूंजी स्थान है वहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होती है। किसी समय में वर्षा सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र वो माना जाता था। तो ये हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्रों को अपन यहाँ ये भी कह सकते हैं, इसको हम पूर्वी घाट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वर्षा और तापक्रम जो है दोनों हाई होता है। तो ये भी एक जो है वो आपके पास में हॉटस्पॉट या हम यूँ कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का एक अच्छा सोर्स है यहाँ पर, यह क्षेत्र हम मान सकते हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ बातचीत करें तो आपके पास देखिए यहाँ अगर बातचीत करें तो यहाँ लक्षद्वीप वगैरह कुछ जो समूह है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप में भी जो है वो वर्षा और टेम्परेचर अधिक होता है। तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी का जो मुख्य क्षेत्र है माना जाता है। और कुछ द्वीप समूह यहाँ पर हमने ये देखा है जिसको अपन कहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है वो बायोडाइवर्सिटी के एक अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सामान्य रूप से जो है वो जैव विविधताएं हैं वो अधिक पाई जाती है। इन्हीं क्षेत्रों के ऊपर जैव विविधताएं ज़्यादा क्यों पाई जाती है, इसका कारण हमने पढ़ा है अधिक तापक्रम और अधिक वर्षा। यदि हम एक ग्लोब की स्थिति ले, सपोज कीजिए हमने एक ग्लोब की स्थिति इस प्रकार से ली है, तो ग्लोब की स्थिति में हमने देखा ये वाला जो भाग है ध्रुव वाला भाग है और ये वाला भाग भी ध्रुव वाला भाग है। और आपके पास में ये जो बीच अपन इसको अगर बीच में से काटते हैं इसको अपन कहेंगे भूमध्य रेखा, जो कि इसके बीच में से गुजरती है, या फिर विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा वह क्षेत्र होता है जहाँ जो पृथ्वी के बीच में से होकर के गुजरती है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो है वो तापक्रम सबसे अधिक होता है या सूर्य की किरणें जो है वो लगभग डायरेक्ट पड़ती है। अपने भारत में से भी जो है ये विषुवत रेखा लगभग यहाँ से होकर के गुजरती है। इसलिए भारत भी एक अच्छी जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस लगभग 3 से 5 डिग्री ऊपर और लगभग 3 से 5 डिग्री नीचे ये वाला क्षेत्र है। ये ऊपर वाली अपन कह सकते हैं कर्क रेखा और ये कह सकते हैं अपन मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे अधिक तापक्रम और सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है और ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थल कहलाते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि इसको अपन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ देखो यहाँ लिख देते हैं अपन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या इसको हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब होता है गहरा क्षेत्र, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ अब यदि हम देखते हैं देखो आपके पास में ऐसा और इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं। तो ये वो क्षेत्र है, ये तो सर्वाधिक वाला हो गया। अब इसके बाद में यहाँ देखो अब ये देखते हैं तो ये कुछ कम वाला क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता कुछ कम पाई जाती है। और यहाँ जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे ध्रुव की ओर जाते हैं, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी जो कम होती जाती है। और यहाँ से हम जैसे ही यहाँ पर ध्रुवों की ओर आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। बायोडाइवर्सिटी कम होने का कारण क्या हो सकता है ध्रुवों के ऊपर, कि ध्रुवों के ऊपर बार बार जो है वो वहाँ की का स्थल है वो बाधित होता रहता है, जिसे ग्लेशियर का आना है, तूफानी चक्रवात का आना है, भूमि का उपजाऊपन कम होना है। इसीलिए हम देखते हैं कि ध्रुवों के ऊपर
बहुत कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ही कम जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनकी कमी होती है। लेकिन इनके विपरीत यदि हम देखते हैं कि ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो है ये बहुत ही कम आबादी क्षेत्र है, यहाँ पर बाधाएं बहुत कम आती है, मौसमी परिवर्तन यहाँ पर बहुत कम होते हैं, मौसम का परिवर्तन भी नहीं होता। और तीसरी चीज है आपके पास में कि यहाँ पर सौर ऊर्जा की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है वो हॉटस्पॉट होने का कारण यही है। अपन शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो पहली बात आप लिख सकते हैं अबाधित क्षेत्र, दूसरा अपन ये लिख सकते हैं उच्च तापमान व उच्च वर्षा, और तीसरा सौर ऊर्जा, क्योंकि किसी भी जीवों के लिए या पादपों के लिए पनपने के लिए सौर ऊर्जा है वो सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब सूर्य की ऊर्जा या इसका सूर्य का प्रकाश इनको मिलेगा तभी ये पनप पाएंगे। तो ये ऐसे कारण है जिनकी वजह से ये वाला क्षेत्र के अंदर जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो अधिक पाई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैव विविधता जैसे कि हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, तो नाम हमने अभी भी ये लिखा नहीं है यहाँ पर, ये इसी में अपन देख लेते हैं। जैसे 4 क्षेत्र अभी हमने छांटे हैं। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट वाला अपने ये वाला क्षेत्र यहाँ लिया, ये यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ। दूसरा आपके पास में पूर्वी या हिमालय घाट, हिमालय क्षेत्र या हिमालय घाट, ये वाला ये क्षेत्र है, ठीक है। इंडोवर्मा वाला भी इसको हम भाग कह सकते हैं। तीसरा अगर यहाँ देखें तो लक्षद्वीप, चौथा आपके पास में अंडमान एंड निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे ये मालाबार वाला भाग भी यहाँ देखा गया। एक बहुत कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, केरल में एक भाग है जिसको अपन बोलते हैं केरल की शांत घाटी, इसको हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। तो ये भी अपनी जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा जाता है केरल की शांत घाटी के बारे में, साइलेंट वैली के बारे में, तो ये भी अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसे कि कोरल रीफ है, या जिसको अपन प्रवाल भित्तियां कहते हैं, जो कि सामान्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। दलदली क्षेत्र है, मैंग्रोव वनस्पतियां, वहां पर भी जो है हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट का जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अभी कोरोना जो महामारी चल रही है तो हॉटस्पॉट बार बार आपके सामने आ रहा है। हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है जहां पर संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे कोरोना के बारे में अगर बातचीत करें अपन, तो वह स्थान जहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या अधिक पाई जाती है उनको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं, गर्म स्थल भी इसको कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बायोडाइवर्सिटी की बातचीत करें तो वह स्थल जहां पर जैव विविधताएं सर्वाधिक पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से जो है ये कारक है या ये क्षेत्र है जहां पर ये आपके पास में हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कारण भी हमने ये पढ़ लिया है। यहाँ हम देखते हैं कि भारत जो है वो इस विषुवत रेखा के आसपास आने की वजह से भारत भी एक जैव विविधता का बड़ा केंद्र माना गया है। हालांकि भारत का जो क्षेत्रफल है वैश्विक क्षेत्रफल का केवल 2.4% है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो जैव विविधता इस विषुवत रेखा के कारण जो है वो जैव विविधता वैश्विक जैव विविधता की लगभग 8.1% है, जो कि लगभग 3 गुना है। तो जैव विविधता के क्षेत्र में हमारा जो भारत है वो परिपूर्ण है और यहाँ पर बहुत अधिक जातियाँ जो पाई जाती है। जैसे हम ये बातचीत करें कि विश्व के अंदर जैव विविधताओं में हम देखते हैं कि लगभग चावल जो धान है जिसको हम खाते हैं लगभग 50,000 के आसपास उसकी जातियां हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि एक चावल की अगर 50,000 जातियां हैं, आम के 1,000 जातियां हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कितनी विस्तृत रूप से फैली हुई होगी। साइलेंट वैली के अलावा जो है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जैव विविधताएं जो है वो और अधिक पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा नाम कोरल रीफ या प्रवाल द्वीप। तो ये भी क्षेत्र कुछ ऐसे होते हैं, ये सामान्य रूप से महासागरों के या समुद्रों के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये सामान्यतः ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि
यहाँ पर बहुत सारी जो जैसे मछलियाँ हैं वो भोजन प्राप्ति के लिए आ जाती है, फिर बड़ी मछलियाँ उनको खाने के लिए आ जाती है, या फिर हम जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को वहाँ डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो जमीन वाला क्षेत्र है वो उपजाऊ हो जाता है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जो पनपने लग जाती है। तो भारत के अंदर अगर अपन देखें कोरल रीफ या प्रवाल द्वीप जो क्षेत्र कहाँ पर है, तो देखो सामान्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या इसको अपन ये कह सकते हैं जैसे लक्षद्वीप वाला जो क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर ये प्रवाल द्वीप जो है वो अधिकतर पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पतियाँ जहाँ पाई जाती है, या फिर हम ये देखते हैं कि कुछ दलदली क्षेत्र जो होते हैं, दलदली क्षेत्र, तो यहाँ पर ये जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो अधिक पाए जाने की संभावनाएं होती है। भारत में अपन ने बताया कि इन जो क्षेत्र में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के आसपास जो है वो कोरल रीफ या प्रवाल द्वीप है, ये पाए जाते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो है कोरल रीफ या प्रवाल द्वीप कहाँ पर है, तो हम इसका आंसर देंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट ग्रेट बैरियल रीफ, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है द ग्रेट बैरियल रीफ के नाम से जाना जाता है, जहां पर जो है वो जैव विविधता जो है वो इस कोरल रीफ के अंदर है वो सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम फिर भारत के अंदर आए कि भारत के अंदर कितनी पादप जातियां अभी तक जो आंकलित की गई है, या कितनी जंतु जातियां जो है वो आंकलित की गई है, उसका कारण ये हो सकता है हमारे पास कि यहाँ पर भारत के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा है कि भारत के अंदर जो है वो जैव विविधता है वो काफी अधिक है। देखिए यहाँ हम चर्चा करते हैं कुछ क्षेत्रों की, जैसे विश्व के अंदर अगर हम देखें कि विश्व के अंदर भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2.1% है। कितना है, 2.1% जो भूभाग है वही हमारे पास है विश्व का, अगर हम आंकलित किया जाए। लेकिन यहाँ पर जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की हम बातचीत करें तो देखो बहुत अच्छा जो क्षेत्र है यहाँ पर वैश्विक जैव विविधता, यानी हमारी जितनी होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर 2.4, हमारी जो जैव विविधता, वैश्विक जो जैव विविधता है या बायोडाइवर्सिटी 8.1%, यानी लगभग हम हमारे क्षेत्र से हमें जितनी डाइवर्सिटीज बायोडाइवर्सिटीज हमारे पास होनी चाहिए थी उसके लगभग हम 3 गुना तक बायोडाइवर्सिटीज यहाँ रख पाते हैं। और इसका एक बड़ा कारण भी यही है बायोडाइवर्सिटी रखने का कि हमारा जो क्षेत्र है, अभी हमने बताया था कि भूमध्य कुछ भारत का कुछ हिस्सा जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास जो है वो से यानी भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, तो तापमान और वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो दोनों यहाँ पर पूर्ण रूप से अच्छा है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ भारत के अंदर काफी अच्छी है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। और एक जनसंख्या वृद्धि का भी कारण हमारे पास यही हो सकता है कि यहाँ की जमीन है उपजाऊ है, बायोडाइवर्सिटी अधिक है, तो यहाँ पर ये 8.1% जो क्षेत्र है वो काफी मायने रखता है। भारत में अगर अपन देखें तो लगभग देखो भारत में ऐसा माना जाता है कि लगभग 45,000 जो है वो पादप की जातियां आंकलित की गई है। कितनी आंकलित की गई है, 45,000 जातियां जो है वो आंकलित की गई है। और जंतुओं की अगर अपन बातचीत करें तो इससे लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना, तो 3 गुना लगभग ये हो जाती है, या 3 गुना से भी अधिक, तो लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो पादप जातियां जो है वो आंकलित की गई है। ये पादप जातियां के अंदर हम केवल जीव जंतु नहीं, सूक्ष्म जीव वगैरह ये सारे भी आ जाते हैं। हम केरल वाले क्षेत्र में जाते हैं तो हमें बहुत सारे जीव जंतु जो है पानी के अंदर है, या दलदली क्षेत्रों में है, या पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर है, ये हमें मिल जाएंगे। देखिए हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि हमें देखने में सबसे अधिक जो है वो क्या दिखाई देते हैं, पादप दिखाई देते हैं, जंतु हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे उल्टी है, पादप दिखाई देने में तो अधिक दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो पादपों की जो जाति है वो अपेक्षाकृत कम है, और जंतुओं की जो जाति है वो अपेक्षाकृत अधिक है। हम ये मान सकते हैं कि जंतु जो है, जंतु जातियां पादपों की अपेक्षा काफी अधिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है वह है जैव विविधता के पहलू या पैटर्न्स। जैव विविधता के पहलू यानी
जैव विविधता कौन से स्तर की होती है? तो देखो ये 3 स्तर की होती है। सबसे पहले अपन बोलते हैं जेनेटिक्स लेवल के, यानी आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये विविधता जो होती है वो कौन से स्तर की होती है? आनुवंशिक स्तर की होती है। यानी इसमें मुख्य जो कारण होता है वो जीन्स होता है। यानी जो जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें आनुवंशिक विविधता जो है वो पैदा कर देते हैं। जीव जंतु के अंदर पाए जाने वाले जो ये जीन्स जो है वो जीव जंतु में विविधता पैदा कर देते हैं। और ये आनुवंशिक विविधता जो होती है वो एक ही जाति में पाई जाती है, यानी एक ही जाति के स्तर की होती है, एक ही जाति के स्तर की होती है। और उसके अंदर ये जीनों में कुछ परिवर्तन होने से आनुवंशिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय जो क्षेत्र है उसके अंदर एक औषधीय पादप की अगर अपन बातचीत करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं औषधीय पादप राउवोल्फिया। यहां लिख देता हूं मैं, राउवोल्फिया। ये एक पादप है जो औषधि में काम में लिया जाता है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। तो इसमें जो औषधीय गुण पाया जाता है वो होता है रेसरपिन या रेस्पाराइन, रेसनपिन। तो यहाँ पर राउवोल्फिया के बहुत सारे पादप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जेनेटिक्स जो है वो विविधता पाई जाती है। और वो जेनेटिक्स विविधता किसके आधार पर तय की जाती है? इस पर इसमें पाए जाने वाले औषधीय पदार्थ या औषधीय रसायन रेसनपिन के द्वारा जो है इसका जो है वो गुण निर्धारित किया जाता है। उसकी सांद्रता के आधार पर हम इन गुणों का जो है वो चयन करते हैं, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पादप एक ही है, लेकिन इनकी जातियां में जो विभिन्नता आ गई है वो किसके कारण आ गई? जीन के कारण आ गई है। तो इससे इसका महत्व भी कम और अधिक हो सकता है, किसके आधार पर? इसमें पाए जाने वाले रेसरपिन के आधार जो आधार के ऊपर। हम ये जानते हैं यहाँ पर कि ये जो पदार्थ होता है वो औषधीय गुणों के काम में आता है। दूसरी आपके पास में जातीय विविधता। जातीय विविधता जो होती है वो किस स्तर की होती है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये जातीय स्तर की होती है। कौन सी स्तर की होती है? जातीय स्पेसिफिक स्तर की होती है। इसमें जो विविधता आती है वो किसी जीव के जाति के ऊपर डिपेंडेंट करती है, यानी उसमें जातियां जो है वो परिवर्तित होती है। यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे अफ्रीका में, अफ्रीका वाले जो क्षेत्र है, अफ्रीका में छिपकली की बहुत अधिक जातियां पाई जाती है, बहुत ही अधिक जातियां पाई जाती है। लेकिन एशिया महाद्वीप की अगर बातचीत करते हैं तो छिपकली की जो जाति है वो अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं जातीय स्तर की विविधता। थर्ड हम यहाँ देखते हैं जो विविधता है वह है जो आपके पास में पारिस्थितिक विविधता। थर्ड यहाँ पर है पारिस्थितिक विविधता, यानी ये विविधता है वो इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम स्तर की होती है। इसमें क्या होता है? भूमंडल में पाए जाने वाली जो सारी है, कहां पर? भूमंडल पर पाए जाने वाली जीव जंतु जितने भी, यानी इस हम ये कह सकते हैं पूरी सृष्टि के ऊपर पाई जाने वाली या पारितंत्र के स्तर की है ना, हम इसको बोल सकते हैं इकोसिस्टम लेवल के ऊपर जो विविधताएं पाई जाती है उसको हम पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। इकोसिस्टम में अपन देख सकते हैं, जैसे एक तो हम ये कह सकते हैं जलीय प्रकार की कह सकते हैं, स्थलीय कह सकते हैं। जैसे हम स्थलीय प्रकार के ऊपर देखते हैं, यहाँ पर स्थलीय विविधता, स्थल के ऊपर क्या होते हैं? समुद्र वगैरह होते हैं। या हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जितने भी होते हैं वन होते हैं, घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान के अलावा अगर अपन देखते हैं जो हमारे पास जो है वो एक क्षेत्र जो आता है रेगिस्तान हो सकता है, और जिसे ध्रुवीय प्रदेश हो सकते हैं। तो हम ये एक चीज देखते हैं कि इन सब के अंदर जो है वो जैव विविधता एक समान प्रकार की नहीं होती है। यहाँ सब जगह जो पाए जाने वाले जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं वो घास के मैदानों में नहीं पाए जाते हैं, जो घास के मैदानों में पाए जाते हैं वो धूरी क्षेत्र के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ हम ये चीज देख सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पर हम स्थलीय की अगर बातचीत करें तो इसके अंदर, या हम जलीय की अगर बातचीत करें तो दो प्रकार के जल पाए जाते हैं वनों इसमें समुद्र के अंदर। एक तो आपके पास लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाली,
और एक अलवणीय। अलवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अलवणीय क्षेत्र का मतलब ये हो गया, या वो स्थान हो गए जैसे आपके पास में तालाब हो गया, झीलें होगी, नदियां होगी। तो यहाँ पर जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं वो अलग प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन लवणीय के अंदर हम देखते हैं तो आपके पास में देखो सागर या महासागर या समुद्र वगैरह आ गए। इसके अलावा आपके पास में कोरल रीफ वाला जो क्षेत्र आ गया, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति वाला क्षेत्र आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर भी अगर हम चर्चा करें तो अलग अलग प्रकार के जो वातावरण में है, अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी का जो पैटर्न है वो इन तीन प्रकार से होता है: आनुवंशिक स्तर का, जातीय स्तर का, और तीसरा जो सबसे बड़ा जो होता है वो इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम स्तर का पाया जाता है।